नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्यार ही जिंदगी है और आज का हमारा विषय है मानवता के लिए प्रेम की आवश्यक शक्ति। रमेश चौहान की पुस्तक लव इज लाइफ, लाइफ इज लव के यूनिट 7 से लिए गए इन विचारों में हम उस प्रेम की चर्चा करेंगे जो सीमाओं से परे है, जो जाति, धर्म, भाषा या पृष्ठभूमि नहीं देखता, बल्कि हर इंसान में उसी मानवीय चमक को पहचानता है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे मानवता के प्रति प्रेम क्या है, दुनिया की चुनौतियां इससे कैसे बदल सकती हैं, स्वार्थ, विभाजन और कठिनाइयों के बीच करुणा और सहानुभूति कैसे बनाए रखें, और वह कौन सी आंतरिक शक्ति है जो हमें एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में ले जाती है। आइए शुरुआत करते हैं इस प्रेम, करुणा और वैश्विक जुड़ाव की यात्रा की। 1994 रवांडा, इतिहास के शायद सबसे भयानक नरसंहारों में से एक। लेकिन उसी अंधेरे के बीच कुछ हैरान करने वाली कहानियां भी हैं। कुछ लोगों ने अपनी जान खतरे में डालकर उन लोगों को बचाया जिन्हें वो जानते तक नहीं थे, जो उनके कबीले के नहीं थे। तो सवाल ये उठता है कि उस चरम विपदा के मोमेंट में भी कौन सी चीज उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास लव इज लाइफ, लाइफ इज लव नाम की किताब से कुछ अंश हैं, और हमारा मकसद सिर्फ मानवता के लिए प्रेम जैसे भारी भरकम शब्द को समझना नहीं है, बल्कि इसके पीछे का मनोविज्ञान, इसकी चुनौतियां और इसके जो हैरान कर देने वाले फायदे हैं, उनको खोजना है। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत एहसास है या इसे सीखा जा सकता है? क्या ये एक स्किल है? और ये स्किल वाला सवाल ही इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। पता है, लेखक का तर्क है कि मानवता के लिए प्रेम कोई जादुई चीज नहीं है जो कुछ लोगों में होती है और कुछ में नहीं, बल्कि ये एक दिमागी कसरत की तरह है, एक माइंडसेट है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। ये सिर्फ दुनिया को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने दिमाग की, कह सकते हैं, वायरिंग को बदलने के बारे में भी है। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। जब किताब कहती है मानवता के लिए प्रेम, तो उसका मतलब सिर्फ दया या अच्छे काम करने से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल। किताब इसे एक बुनियादी समझ के तौर पर पेश करती है। ये मानना कि हर इंसान, चाहे वो कहीं से भी हो, कैसा भी दिखता हो या कुछ भी मानता हो, उसकी एक अंदरूनी कीमत और इज्जत है। ये व्यक्तिगत पसंद नापसंद से ऊपर की बात है। आप किसी से सहमत ना हो, आप उसे शायद पसंद भी ना करें, लेकिन फिर भी आप उसकी भलाई की कामना करते हैं। ये व्यक्तिगत रिश्तों से परे पूरी इंसानियत को अपना परिवार समझने जैसा है। और किताब साफ कहती है कि आज की दुनिया में इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। हम हर रोज खबरों में ध्रुवीकरण, नफरत और हम बनाम वो की लड़ाई देखते हैं। ऐसे में ये विचार थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? लगता है, बिल्कुल लगता है। और यहीं पर किताब एक जरूरी बात कहती है। वो मानती है कि ये मुश्किल है, ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। इसीलिए वो इसे एक सचेत प्रयास यानी कॉन्शियस एफर्ट कहती है। किताब के मुताबिक गरीबी, असमानता या जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी समस्याओं का हल तब तक नहीं निकल सकता जब तक हम एक साझा इंसानियत के धागे में न बंधें। तो अगर ये इतना जरूरी और फायदेमंद है, तो फिर ये इतना मुश्किल क्यों है? यहीं पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। किताब इसके पीछे 2 बड़ी मनोवैज्ञानिक वजहें बताती है। पहली है हमारा स्वार्थ, हमारा हमेशा पहले अपना फायदा देखने का नजरिया। हाँ, और स्वार्थ की बात करते हुए स्रोत इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का एक एंगल लाता है। वो कहते हैं कि हजारों सालों से हमारा दिमाग अपने कबीले या ट्राइब की रक्षा करने और उसे प्राथमिकता देने के लिए विकसित हुआ है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। इसलिए अजनबियों के लिए वही भावना लाना, उनकी भलाई को अपने कबीले की भलाई जितना ही जरूरी समझना, हमारे दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग के खिलाफ जाता है। इसके लिए एक सचेत प्रयास की जरूरत पड़ती है। ये तो बहुत मजेदार बात है। तो चुनौती हमारी बुराई नहीं, बल्कि हमारी बनावट है। और दूसरी चुनौती क्या है? दूसरी चुनौती इसी से जुड़ी है।
हमारी दूसरों के बारे में बनी बनाई धारणाएं यानी पूर्वाग्रह। हम अनजाने में ही लोगों को उनकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या किसी और पहचान के आधार पर अलग अलग बक्सों में डाल देते हैं। किताब का तर्क है कि ये भी हमारे दिमाग का एक शॉर्टकट है ताकि वो दुनिया को आसानी से समझ सके, लेकिन ये शॉर्टकट ही मानवता के प्रेम के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। मतलब हमारा दिमाग आसानी के लिए हम और वो में भेद करता है और यही भेद हमें एक दूसरे से दूर ले जाता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये मानवता के प्रेम के विचार के बिल्कुल विपरीत है। किताब कहती है कि इस चुनौती से निपटने का तरीका अपनी धारणाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें पहचानना और उन पर सवाल उठाना है। ये स्वीकार करना कि हमारे अंदर ये झुकाव हैं और फिर जानबूझकर उन बक्सों से बाहर देखने की कोशिश करना। विविधता का सम्मान करने का मतलब सिर्फ सहन करना नहीं, बल्कि उसे सच में समझने की कोशिश करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक अच्छी भावना दिल में रखने के बारे में नहीं है। किताब बहुत स्पष्ट है कि ये एक कार्यवाही का आह्वान है। तो असल में इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ चैरिटी में दान देने या स्वेच्छा से काम करने तक सीमित है? सभी लोगों के आपसी जुड़ाव को पहचानने पर जोर देना। लेखक कहते हैं कि हमें ये मानना होगा कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं। किसी एक कोने में अगर कोई समस्या है तो उसका असर देर सवेर पूरी नाव पर पड़ेगा। इसलिए कार्रवाई का मतलब सिर्फ दया दिखाना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेना है। क्या किताब कुछ ऐसे उदाहरण देती है जो आमतौर पर हमारे दिमाग में नहीं आते? हाँ, और वो बहुत दिलचस्प है। एक उदाहरण है रेडिकल लिसनिंग का। अच्छा। रेडिकल लिसनिंग ये क्या होता है? इसका मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनना जिससे आप पूरी तरह असहमत हैं और उसे जवाब देने या बहस करने के इरादे से नहीं, बल्कि सिर्फ ये समझने के इरादे से सुनना कि वो ऐसा क्यों सोचता है। ये एक बहुत शक्तिशाली कार्यवाही है क्योंकि ये नफरत की दीवार को तोड़ती है। दूसरा उदाहरण है जानबूझकर अपने इको चैम्बर से बाहर निकलना। ऐसे लोगों से दोस्ती करना या बातचीत करना जो आपकी सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। ये तो सिर्फ बाहरी काम नहीं हुआ, इसके लिए तो अंदर से भी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। और यहीं पर किताब आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास की बात करती है। सही पकड़ा आपने। किताब का एक पूरा चैप्टर इसी आइडिया को समर्पित है कि बाहरी कार्यवाही तब तक खोखली है जब तक भीतरी बदलाव न हो। दूसरों को प्रभावी ढंग से प्यार और समर्थन देने के लिए पहले अपने अंदर सहानुभूति और करुणा जैसे गुण विकसित करने पड़ते हैं। और यहाँ स्रोत सहानुभूति यानी एम्पैथी और करुणा यानी कंपैशन में एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। ये जानना बहुत जरूरी है। जी, किताब के मुताबिक सहानुभूति है किसी दूसरे के दर्द को महसूस करने की क्षमता। आप उसके जूतों में खुद को रख कर देखते हैं। लेकिन सिर्फ सहानुभूति काफी नहीं है, क्योंकि ये आपको दुखी और असहाय महसूस करा सकती है। करुणा सहानुभूति का अगला कदम है। करुणा है उस दर्द को महसूस करने के बाद उसे दूर करने के लिए कुछ करने की प्रबल इच्छा और कार्रवाई। एक डॉक्टर जो मरीज का दर्द महसूस करता है वो सहानुभूति है, लेकिन जो उस दर्द को ठीक करने के लिए अपनी पूरी योग्यता लगा देता है वो करुणा है। और इन गुणों को विकसित कैसे किया जाए? क्या किताब में इसके लिए कोई तरीका बताया गया है? हाँ, और वो बहुत व्यावहारिक हैं। जैसे अलग अलग तरह की कहानियां पढ़ना या फिल्में देखना, खासकर उन लोगों की जिनके जीवन के अनुभव आपसे बहुत अलग हैं। इससे आपकी कल्पना और समझ का दायरा बढ़ता है। दूसरा, बिना किसी एजेंडा के लोगों से बात करना, उनकी जिंदगी के बारे में पूछना। जब आप किसी की कहानी सुनते हैं तो वो आपके लिए सिर्फ एक आंकड़ा या लेबल नहीं रह जाता, बल्कि एक जीता जागता इंसान बन जाता है। मुझे स्रोत का ये हिस्सा बहुत शक्तिशाली लगा, जहां इसके फायदों की बात की गई है। और ये सिर्फ दूसरों के लिए दुनिया को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है, ये उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा है जो ऐसा करता है। एक मिनट, क्या स्रोत ये कह रहा है कि दूसरों की मदद करने से हमारा अपना तनाव और डिप्रेशन कम हो सकता है? ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि हमारे पास अपनी ही परेशानियां बहुत हैं। और आपका सोचना स्वाभाविक है, लेकिन रिसर्च कुछ और ही कहती है। किताब में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की एक स्टडी का जिक्र है। उसमें पाया गया कि जब लोग दूसरों पर पैसा खर्च करते हैं या उनकी मदद करते हैं तो उनके दिमाग में खुशी देने वाले केमिकल्स जैसे ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है। इसे हेल्पर्स हाई भी कहते हैं। इससे तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर घटता है। तो हाँ, दूसरों की मदद करना असल में हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक दवा की तरह काम कर सकता है। वाह, तो ये एक तरह का स्वस्थ स्वार्थ हुआ। आप दूसरों की भलाई करते हैं और बदले में आपको एक मजबूत मानसिक सेहत मिलती है। आप ऐसा कह सकते हैं। किताब इसे दो तरफा फायदा कहती है। एक तरफ आप दुनिया की मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप खुद को एक गहरा मकसद और संतुष्टि दे रहे हैं।
जिन लोगों की जिंदगी में दूसरों की सेवा का भाव होता है वे अक्सर ज्यादा खुश, कम अकेले और अपनी जिंदगी से ज्यादा संतुष्ट पाए जाते हैं। और जब दुनिया पर इसके प्रभाव की बात आती है तो ये सिर्फ कुछ लोगों की मदद करने से कहीं आगे निकल जाता है ना? बिल्कुल। जब लोग छोटे छोटे समूहों में भी एक दूसरे की भलाई के लिए काम करना शुरू करते हैं तो ये एक लहर की तरह फैलता है। ये समाज में भरोसा और अपनेपन की भावना को मजबूत करता है। और जब समाज में भरोसा बढ़ता है तो बड़ी बड़ी समस्याएं, चाहे वो गरीबी हो, असमानता हो या संघर्ष, उन्हें हल करना आसान हो जाता है। ये एक ज्यादा शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया की नींव रखता है। हर एक छोटा सा दया का काम उस बड़ी तस्वीर में एक रंग भरने जैसा है। तो आज हमने रवांडा के एक मुश्किल सवाल से बात शुरू की और मानवता के लिए प्रेम की मनोविज्ञान की गहराइयों तक गए। हमने समझा कि ये सिर्फ एक मीठा सा विचार नहीं, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली स्किल है जिसे हमारी दिमागी बनावट और पूर्वाग्रह चुनौती देते हैं। और हमने ये भी देखा कि ये सिर्फ महसूस करने के बारे में नहीं, बल्कि रैडिकल लिसनिंग जैसे ठोस कदम उठाने के बारे में है। सहानुभूति और करुणा के बीच का फर्क समझा और ये जाना कि दूसरों की मदद करना असल में खुद की मदद करने का सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक हो सकता है। किताब इसे एक ऐसे ऊंचे आदर्श के रूप में पेश नहीं करती जिसे हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में प्रस्तुत करती है जिसे कोई भी अपने जीवन में विकसित कर सकता है। ये दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो छोटे छोटे कामों और व्यक्तिगत विकास की प्रतिबद्धता से बनती है। सही कहा। ये मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाने की बात है। अगर हमारा दिमाग हमें स्वाभाविक रूप से अपने कबीले के बारे में सोचने पर मजबूर करता है तो असली चुनौती उस घेरे को तोड़ने में है। तो इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक मौका हो सकता है जहां हम अपने ट्राइब से बाहर किसी की कहानी सुनने के लिए रुकें, बिना किसी जजमेंट के, सिर्फ समझने के लिए? शायद बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि मानवता के लिए प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह वह शक्ति है जो दुनिया के दुख को कम कर सकती है, विभाजन को मिटा सकती है और हमें एक बड़े साझा परिवार की तरह जोड़ सकती है। हम में से हर व्यक्ति अपने छोटे से कदम, छोटी सी करुणा और छोटे से योगदान से भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है। याद रखिए, जब हम किसी एक इंसान के लिए भलाई करते हैं तो हम पूरी मानवता के लिए प्रेम को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्यार ही जिंदगी है पॉडकास्ट को फॉलो करें ताकि हम प्रेम, करुणा और बदलाव की इस यात्रा को एक साथ आगे बढ़ाते रहें। सुनते रहिए, जुड़े रहिए और प्रेम फैलाते रहिए।